नमस्ते दोस्तों। चलिए चलते हैं प्रवासी कथा संसार में और आपको सुनाते हैं कहानी। इंग्लैंड में प्रवास कर रही भारतीय लेखिका वरिष्ठ कथाकार उषा राजे सक्सेना की लिखी हुई कहानी शुक्राना। मेरी ज़ुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। रोज की तरह उस दिन भी ठीक 6:30 बजे मेरी आंख तो खुल गई, पर बदन अलसाया ही रहा। बिस्तर छोड़ने को मन नहीं कर रहा था। अचानक याद आया 8:15 बजे मुझे फियोना में इंश्योरेंस के सिलसिले में उसके ऑफिस में मिलना है। अब चाहे तन आलस करे या मन, उठना ही होगा। किसी तरह बदन को पैरों पर घसीटते हुए शावर के नीचे ले आई। शावर के तीखे धार वाले गुनगुने पानी ने बदन को गुदगुदाया। सारी खुमारी क्षण भर में छूमंतर हो गई। फिर तो 20 मिनट में मैं अपने पूरे फॉर्म में आ गई। ठीक 7:15 पर मैंने घर का दरवाज़ा बंद किया और गेट के बाहर आई। सड़क के दोनों ओर काले बैग के ढेर करीने से लगे हुए थे। कूड़ा गाड़ी अगले मोड़ पर खड़ी आरा मशीन की तरह शोर मचा रही थी। डस्टबिन मैन पूरी मुस्तैदी से गम बूट और रबर के दस्ताने पहने कूड़ा उठा उठा कर वैन में फेंके जा रहे थे। गाड़ी में लगी कूड़ा मशीन कूड़े के बड़े बड़े बैगों को किसी दैत्य की तरह निगले जा रही थी। घड़ी भर में सड़क साफ हो जाएगी। फिर हफ्ते भर घरों में कूड़ा इकट्ठा होगा। उन्हें छोटे छोटे बैगों में बांधा जाएगा। मंगल की रात को घर के लोग उन्हें काले बैग में इकट्ठा करके सुतली से बांधेंगे और सड़क के किनारे डस्टबिन मैन के लिए सजा कर रख देंगे। और ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी मैं सोच ही रही थी कि किसी ने पीछे से आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी मिसेज़। मैंने पलट कर देखा। आवाज़ डस्टबिन मैन के पहनावे से मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि आवाज़ जनानी थी। क्यों, क्या बात है? मैंने आवाज़ को संतुलित करके कहा। आपसे कुछ बात करनी है। डस्टबिन मैन के पहनावे में खड़ी लंबी तड़ंगी उस औरत ने कहा। मैं जल्दी में हूँ, ब्रिक्सटन में मेरा किसी से अपॉइंटमेंट है। वो जरा हंसी। डस्टबिन मैन के उन कपड़ों में से आती वो मादक सी हंसी बड़ी भली सी लगी। वो बात नहीं है, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। उसकी आवाज़ को थर्राई और नमसी लगी। मैं शुक्राना हूँ। आज से ठीक 6 साल पहले की बात है। मेरे दोनों बच्चों की ए और ओ लेवल की परीक्षा अगले साल होने वाली थी। सजग हिंदुस्तानी माँ होने के नाते मेरा ख्याल था कि उन्हें गर्मियों की छुट्टियों में घर पर बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए, पर उन्होंने मेरी एक ना मानी। दोनों ने हेर्स्ट डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी के साथ साथ शाम को कैरेबियन कार्निवल शो में डांस का रिहर्सल भी शुरू कर दिया। उस दिन मुझे इन्हें छोड़ने एयरपोर्ट जाना था। दोनों बच्चों ने मनुहार की कि डैडी को एयरपोर्ट छोड़कर मैं सीधे घर जाने के बजाय पोर्टोबेलो पहुंच जाऊं, क्योंकि उस दिन उनके कार्निवल का सबसे बड़ा शो होने वाला है। बच्चों को 6:30 से 7 बजे के बीच आना था। अब ये 1 घंटा कैसे बिताया जाए? मैं अभी वहाँ खड़ी ये सब सोच ही रही थी कि गाड़ी में बैठी रेडियो सुनती रहूं या बाहर मैदान में टहलते हुए समय काटूं। तभी एक 12-13 साल की लंबी सी लड़की ढीला सा फ्रॉक पहने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़े टहलती हुई दिखाई दी। लड़की को शायद मुझे वहाँ देखकर कुछ कौतूहल सा लगा। वो धीरे धीरे टहलते हुए अपने भाई के साथ मुझसे कुछ दूरी पर खड़े होकर मेरा निरीक्षण कर रही थी। मैंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। शायद वो मेरे बुलाने भर का इंतज़ार कर रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम यहीं रहती हो? उसने क्षण भर को मुझे ऊपर से नीचे तक अजीब नज़रों से देखा, फिर हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, तुम तो यहाँ के लिए बिल्कुल नई लगती हो। रास्ता भूल गई हो क्या? उसके प्रश्न पूछने के ढंग पर मुझे हंसी सी आ गई। उसकी अंग्रेजी बता रही थी कि उसको खुद इस मुल्क में आए हुए 1-2 साल से अधिक नहीं हुए होंगे। मैंने मज़े लेते हुए कहा, हाँ बात तो सही है, पर पहले ये बताओ कि यहाँ पर कोई डिसेंट कैफ़े है क्या? हाँ हाँ, है क्यों नहीं। मैं एक कैफ़े जानती हूँ जो बहुत अच्छा है, जहाँ बड़े बड़े अंग्रेज़ कॉफ़ी पीने आते हैं। और वो मुझे अपने साथ लेकर इस तरह चलने लगी मानो मैं कोई भटका हुआ राही हूँ। थोड़ी देर में हम एक रोड साइड कैफ़े के सामने खड़े थे। कैफ़े क्या था, सड़क पर बने हुए कई छोटी छोटी दुकानों के बीच एक चटक नीले रंग का कमरा, जिसके बाहर बेकन और सॉसेज के तलने की तीखी दुर्गंध आ रही थी। मैंने उससे कहा,
अरे नहीं, यहाँ नहीं। उसे कुछ निराशा सी हुई। तभी मुझे अस्पताल का साइन दिखा। मैंने उससे कहा चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ साफ़ सुथरा है और अच्छा कैफ़े होगा, खाने पीने की काफ़ी वैरायटी होगी। इतनी बड़ी जगह देखकर उसे कुछ घबराहट सी होने लगी और वो मेरे पीछे पीछे चलने लगी। जगह जगह लगे साइन बोर्ड से कैफ़े ढूंढने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और वो अपने बनाए हुए वाह्य व्यक्तित्व के घेरे से निकलकर सहज और सरल हो रही थी। चूँकि इस तरह के वातावरण से वो पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थी, अतः अब वो मेरे साथ बिल्कुल मुर्गी के चूजे के माफिक चिपकी हुई चल रही थी। उसका भाई उसके साथ दुबका हुआ सा चल रहा था। कैफ़े सेल्फ सर्विस था। मैंने ट्रे में 3 कप कॉफ़ी और 3 टुकड़े ब्लैक फॉरेस्ट गैटो रखा। पेमेंट करने के बाद कांटे, छुरी, चम्मच और नैपकिन भी रखे। वो चकित सम्मोहित से सब कुछ देखती रही। मैं कॉफ़ी में चीनी नहीं लेती हूँ, इसलिए चीनी के सैशे रखना भूल गई। टेबल पर बैठते ही मुझे याद आया बच्चों को तो चीनी चाहिए ही होगी। अतः मैंने लड़की से कहा, जाकर अपने और भाई के लिए चीनी ले आओ। देखो वहाँ उस डिब्बे में सफ़ेद और भूरी चीनी के सैशे रखे हैं। कॉफ़ी में ज़्यादातर लोग भूरी चीनी डालते हैं, पर अगर तुम्हें सफ़ेद चीनी अच्छी लगती है तो वही ले लेना, वरना दोनों ही ले लेना। तुम पढ़ तो सकती हो ना? अभी तक मैंने उससे उसकी पढ़ाई के बाबत कुछ भी नहीं पूछा था। उसने सकारात्मक सिर हिलाया पर उठी नहीं। शायद उसका आत्मविश्वास डोलने लगा था या वो अंग्रेजी में साक्षर नहीं थी। मुझे उसका मनोविज्ञान कुछ कुछ समझ आ रहा था, अतः उसके कंधे पर स्नेह से हाथ रखते हुए मैंने कहा, आओ मेरे साथ आओ। चीनी के कोई पैसे नहीं देने होते हैं, तुम जितना चाहो अपनी कॉफ़ी में डाल सकती हो। उसकी आंखों और चेहरे पर आई हुई खुशी की दमक मुझे अच्छी लग रही थी। मेरे खुद के अंदर एक अच्छी अनुभूति का सृजन हो रहा था। आपने ये सब केक और कॉफ़ी हमारे लिए ख़रीदा है? हाँ, आज तुम मेरी मेहमान हो, खाना खाओगी? मुझे उस बच्ची के हाव भाव के तरीके में आनंद सा आने लगा था। हाँ, अगर आप खाएंगी तो। अरे नहीं, मैं तो वैसे भी कम ही खाती हूँ। वो तो वक्त गुजारने के लिए कैफ़े ढूंढ रही थी, फिर अब तुम मिल गई हो तो अच्छा लग रहा है। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। क्षण भर को उसकी आंखों में उदासी तिरी, फिर चहकती सी वो बोली, क्यों, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? हाँ, क्यों नहीं। वो जो कार्निवल हो रहा है उसमें वे लोग डांस कर रहे हैं ना, वही तो देखने आई हूँ मैंने उत्फुल्ल होकर कहा। ओह हाँ, अच्छा, तुम्हारी लड़की है ना? तुम्हारी जैसी ही लगती है, कंधे तक काले बाल हैं उसके, वो भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छी है। अच्छा, तो तुम उसे जानती हो? हाँ हाँ, वो तो मेरी दोस्त है ना। वो थोड़ी देर मुझे देखती रही। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो अंदर ही अंदर ये निर्णय ले रही है कि सच बोलने में ज़्यादा फ़ायदा है या झूठ बोलने में। साथ ही मैंने ये भी नोट किया कि जिन प्रश्नों के उत्तर वो नहीं देना चाहती, उसके बदले में वो मुझसे बिना झिझक प्रति उत्तर में प्रश्न कर लेती है। मेरे सवाल के जवाब में इस बार फिर उसने मुझसे एक मोहक प्रश्न किया, तुम रईस हो? मैंने कहा, नहीं, मैं माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं जो तुमसे बड़े हैं और अगले साल से कॉलेज की पढ़ाई करेंगे। अच्छा, वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में बाल सुलभ चतुराई के साथ साथ कृतज्ञता भी थी। उसने घड़ी भर रुककर मेरी आंखों में देखा, फिर कहा, मेरा ख्याल है कि तुम रईस और नेकदिल दोनों हो। मुझे इंसान की अच्छी पहचान है। प्लेट में पड़े हुए मटन के आखिरी टुकड़े को कांटे में फंसाकर मुंह में रखते हुए वो पल भर के लिए रुकी, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, मैंने इस छोटी सी उम्र में दुनिया की गजालत देखी है, युद्ध की विभीषिका देखी है, इंसान को दरिंदा होते देखा है, कान फाड़ने वाले तोप, गोले, बंदूकें, लाशें, खून से रंगी धरती, बलात्कार, घृणा, प्रेम, जन्म, मरण सब एक साथ देखे हैं। उसकी चमकती हुई हरी आंखें अचानक यादों के काले साए में स्याह सी हो गईं। वो अपने हिस्से का खाना खा चुकी थी और अपनी भाषा में बार बार अपने छोटे भाई को शायद ये समझा रही थी कि ऐसा खाना रोज़ नहीं मिलेगा, इसलिए उसे वो सब कुछ खा लेना चाहिए जो उसकी प्लेट में है। अब भाई से और अधिक खाया नहीं जा रहा था। फिर अभी पुडिंग और कॉफ़ी भी रखी हुई थी। मैंने उसकी मनस्थिति को समझते हुए कहा, क्या तुम बाकी का खाना घर ले जाना चाहती हो? उसकी आंखों में कुछ लज्जा और कुछ विनय का सा भाव उतर आया।
फिर उसने अंग्रेज वेटर और कुक की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा करने से वो लोग मुझे और मेरे भाई को रेस्टोरेंट से निकाल तो नहीं देंगे? मुझे उसका सावधान होना अच्छा लगा। मैंने कहा, नहीं, हमने मुफ्त में खाना नहीं खाया है, पूरे पैसे दिए हैं। हम अपना खाना खाएं या घर ले जाएं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। मैं अभी एक कैरियर बैग का इंतज़ाम करती हूँ। कहती हुई मैं टिल पर बैठी हुई एक महिला के पास गई और उससे एक कैरियर बैग की मांग की। उसने कैरियर बैग के साथ साथ मुझे कुछ डिस्पोजल डिब्बे भी पकड़ा दिए। लड़की मेरे तरीक़ों से बहुत प्रभावित लग रही थी और उसके बाल सुलभ मन में संभवतः बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। हमने खाना पैक किया। छोटा भाई जो अब तक खामोश था, बहन के कान में कनखियों से मुझे देखते हुए शर्मीली मुस्कान के साथ अपनी भाषा में कुछ बोला। लड़की ने उसकी पीठ को प्यार से थपथपाया, फिर मेरी ओर देखते हुए बोली, मेरा भाई आपको किसी जागीरदार की बेहद रहमदिल और नेक किस्म की बेगम समझ रहा है। मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं बेगम वगैरह कुछ नहीं हूँ। मैं तो यहाँ के बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हूँ और एक माँ हूँ। उससे कहो अगर वो स्कूल जाया करे और दिल लगाकर पढ़ा करे तो एक दिन वो भी अच्छा खाता कमाता हुआ इंसान बन जाएगा। आज से साल भर पहले जब हम यहाँ आए थे तो मैं स्कूल जाती थी, वहीं मैंने अंग्रेजी सीखी। पर फिर माँ को अस्पताल ले जाना पड़ा, वो पेट से थी। घर के खरीद फरोख्त आदि के लिए या फिर किसी भी सरकारी काम के लिए अगर कहीं भी जाना होता तो मुझे साथ जाना होता था, क्योंकि हमारे घर में मेरे अतिरिक्त किसी को अंग्रेजी नहीं आती है। इस तरह मेरा स्कूल जाना रुक सा गया। तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? मिनी कैब ड्राइवर हैं, पर मेरी माँ को उस पर यकीन नहीं है। वो कहती है कि वो झूठ बोलता है, उसे कार चलानी ही नहीं आती, कैब ड्राइवर कैसे बन सकता है? अच्छा, तो तुम्हारी माँ काम करती है? क्या काम करती है? उसने एक पल मेरी ओर देखा, फिर बगैर किसी झिझक के कहा, वो मर्दों के साथ सोती है और उनसे पैसे लेती है। मुझे भी शायद यही काम करना पड़े, पर मेरी माँ कहती है अगर यही काम मैंने किया तो वो मेरा मुंह कभी नहीं देखेगी और खुदकुशी कर लेगी। ठीक कहती है तुम्हारी माँ, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी मजबूरी की बात है। एक माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकती है, वो उनके लिए अपने जिस्म को टुकड़े टुकड़े में काटकर भरे बाजार में बेच सकती है। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे सामने संभावनाओं का विशाल विस्तार है, तुम और बहुत से काम कर सकती हो। अभी तो तुम किसी तरह स्कूल जाती रहो, पढ़ लिख कर कोई भी नौकरी कर लेना। तुम सफाई कर्मचारी बन सकती हो, गार्डनिंग कर सकती हो, बस कंडक्टर बन सकती हो। इन कामों के लिए किसी ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं होती। अगले शनिवार को ठीक 10:30 बजे शुक्राना मेरे दरवाजे पर महकते हुए फूलों का गुलदस्ता लिए खड़ी थी। उसका चेहरा आत्मविश्वास से दीप्त था। कैसी हो शुक्राना? आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह से, कहते हुए उसने मेरे हाथों में वो खूबसूरत गुलदस्ता पकड़ा दिया। साथ ही बोस्नियन ढंग से मेरे गालों को आर्द्रता से चूमकर अभिवादन किया। इस सब की कोई आवश्यकता नहीं थी शुक्राना, मैंने महकते हुए गुलदस्ते को गुलदान में सजाते हुए कहा। जानती हूँ, ये मात्र मेरे आंतरिक भावों का प्रतीक है, शुक्राना ने विह्वल होकर कहा। हाँ, मैंने शुक्राना को केवल कुछ शब्द ही तो दिए थे। यदि शब्द की महिमा पकड़ में आ जाए तो जीवन का सार मिल जाता है, ईश दर्शन हो जाता है और शायद निर्वाण भी मिल जाता है। अभी आप सुन रहे थे बेहद उम्दा और सकारात्मक कहानी शुक्राना, जिसे लिखा था प्रवासी साहित्यकार उषा राजे सक्सेना जी ने। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।